तो टॉपिक है आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, ऐसी सरफेस जहां पे पोटेंशियल सेम रहे। तो मैंने एक सरफेस बना ली। इस सरफेस पे आप यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो या यहां हो, आपका पोटेंशियल थ्रू आउट सेम रहता है, वो पोटेंशियल है V। अगर किसी सरफेस पे पोटेंशियल सेम रहता है, इसका मतलब चार्ज को मूव कराने पर उस सरफेस पर कोई वर्क नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा। एक बात। दूसरी बात, अगर उस सरफेस पे कोई काम नहीं हो रहा, अगर उस सरफेस पर कोई काम नहीं हो रहा, कोई वर्क डन नहीं हो रहा, तो चार्ज को मूव कराने पर, तो इसका मतलब यह है कि वहां पर पोटेंशियल में चेंज नहीं आ रहा। यहाँ पोटेंशियल कितना था V1, यहाँ पोटेंशियल कितना है V1, यहाँ पोटेंशियल कितना है V1, तो चेंज इन पोटेंशियल कितना है 0। तो एक बार इक्वी पोटेंशियल सरफेस से पहले हम एक चीज समझ ले, चेंज इन पोटेंशियल। इसको बोलते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस। बात को समझो, चेंज इन पोटेंशियल। पोटेंशियल में क्या बदलाव आता है जब कोई एक चार्ज पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके लाया या ले जाया जाता है। मान लो ये पॉइंट ए है, मैं इस पॉइंट को यहां से लेके यहां इस पॉइंट पर एक चार्ज रखा था Q, उस चार्ज को मैं यहां से लेके यहां तक लेकर गया। जब ये यहां पर था तो इस पे फोर्स लग रही थी, जब ये यहां पर है तब इस पे फोर्स लग रही है। किससे? इस Q2 चार्ज से। ये यहां पर भी फोर्स लगा रहा था, यहां पर भी फोर्स लगा रहा है, तो इसका पोटेंशियल किसी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में ये एक पोटेंशियल एक्सपीरियंस कर रहा है और वो यहां से लेके यहां तक मूव कर रहा है। देखो, मान लो ये वो दायरा है, ये वो फील्ड है। ये वो फील्ड है जहां पर ये चार्ज मूव कर रहा है, यहां से यहां तक। ठीक है, तो यहां से जब ये चार्ज उठ के यहां से लेके यहां तक गया, तो इसको आने जाने के लिए वर्क डन लगा, W वर्क डन। अब अगर इसको आने जाने में W वर्क डन लगा, तो उस वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम पोटेंशियल कहेंगे। जो यहाँ पे वर्क डन लगा पर यूनिट चार्ज, ये Q1 ये दोनों जगह कहलाएगा पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। कहां से कहां मूव करा वो? किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। ठीक है, अगर चार्ज इंफिनिटी से दैट पॉइंट तक आता है, तो उसको हम कहते हैं पोटेंशियल। मतलब इसमें वो इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक आता है, और अगर चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है, तो उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस वो चेंज इन पोटेंशियल है जब कोई चार्ज एक पॉइंट से, एक कौन सा? फाइनाइट पॉइंट से दूसरे फाइनाइट पॉइंट तक जाता है। ए क्या है? फाइनाइट है। बी क्या है? फाइनाइट है। और इनके बीच में चार्ज मूव कर रहा है पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक। ठीक, और यहां पर आ रहा है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस यहां से क्या बनेगा? यहां पोटेंशियल है V1, यहां पोटेंशियल है V2, तो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा आपका V2 माइनस V1। चेंज इन पोटेंशियल। ठीक है, अगर चेंज इन पोटेंशियल 0 हो, अब ये जो आपका चेंज इन पोटेंशियल है, ये वर्क डन के इक्वल है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। लेकिन अगर पोटेंशियल 0 हो, चेंज इन पोटेंशियल, तो इसका मतलब ये होगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज 0 होगा। इसका मतलब यहां लाने ले जाने का वर्क डन भी 0 होगा। अगर मैं किसी चार्ज को किसी जगह पे मूव कराऊं और वहां कोई वर्क डन ना हो, अगर वहां कोई वर्क डन ना हो, इसका मतलब वो एक ऐसी सरफेस है जिसपे
हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। पोटेंशियल हर जगह सेम रहता है, चार्ज को मूव कराने पे कोई काम नहीं होता। जैसे मैंने यहां पर चार्ज को मूव कराया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, तो पहले हमारा वर्क डन था वी क्यू, अब हमारा वर्क डन क्या, अब भी वी क्यू। तो चार्ज को यहां से हम मूव कराने में कितना वर्क डन चेंज आया, W2 माइनस W1 कितना आया, 0। V1 से V2 को लाने ले जाने में काम कितना लगा, 0। समझे? अब इसको देखो, इसको मैं बना के दिखाता हूँ खाली जगह पे। मान लो ये एक चार्ज, ये लो, ये एक चार्ज है, ठीक है। अब इस चार्ज से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे आप एक चीज का ध्यान दो, क्या ये मुमकिन है कि ये किसी एक पॉइंट पर हर जगह से बराबर हो? जैसे ये देखना जरा, इस पॉइंट को देखो, ये ये तो मैं कह रहा हूं पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये था, तीसरा पॉइंट ये था, ये था आपका चार्ज क्यू। पहले पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा था, दूसरे पे कम, तीसरे पे और कम। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, आप चार्ज से जितना दूर होते जाएंगे आपका पोटेंशियल कम होता जाएगा, आप चार्ज से जितना दूर होते जाएंगे आपका पोटेंशियल कम होता जाएगा। और यहाँ वो दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ वो दिखाई दे रहा है कि अगर आप चार्ज से दूर होते जाएंगे तो आपका पोटेंशियल कम होता जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको देखूं तो, 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 क्या इन सभी पॉइंट्स पर मेरे हाथ से अगर थोड़ा बहुत दूर हो गया तो बात दूसरी है, क्या ये सब के सब उतने ही दूर है चार्ज से जितना वन दूर है? अगर ऐसा है तो ये एक ऐसी सरफेस है जो वन जैसे ही पोटेंशियल को मेंटेन करती है, ठीक है। और इस सरफेस का नाम है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अगर मैं आपसे कहूं ये टू वाला पॉइंट है, इस पे भी ऐसी कोई सरफेस होगी? हाँ जी होगी। तो जरा देखना, हाँ, अब इसको देखना, तो ये तो एक पॉइंट चार्ज से इक्विपोटेंशियल सरफेस मिल गई। हाँ, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक। अब मैं आपसे वैसे ही पूछता हूँ, क्या ऐसा मुमकिन है कि इस इक्विपोटेंशियल सरफेस का चार्ज फिक्स हो? हाँ, इसका पोटेंशियल है आपका V1, इसका पोटेंशियल है आपका V2, इसका पोटेंशियल है आपका V3। अब मैं अगर आपको कहूं कि V1 20 है, V2 19 है और V3 18 है, तो यहां से लेके यहां तक में चेंज कितना आया, यहां से लेके यहां तक में चेंज कितना आया? बार बार 1 वोल्ट कम होता जा रहा है। जैसे जैसे आप दूर होते जा रहे हो वैसे वैसे पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे आप दूर हो रहे हो वैसे वैसे पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। सेंटर पे सबसे ज्यादा, उसके पास वाले में और ज्यादा, उससे दूर वाले में कम, और कम 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 होता चला जाएगा। लेकिन ये सब एक जैसा डिफरेंस रखते हैं, इक्यू पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो, अब एक और लेके चलता हूं मैं, बहुत दूर रखा है कहीं चार्ज, तो उससे इक्यू पोटेंशियल सरफेस कैसी बनेगी? वो ऐसी बनेगी, ये एक इक्यू पोटेंशियल सरफेस है, ये एक और इक्यू पोटेंशियल सरफेस है, ये एक और इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। तीनों इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, पहली इक्वी पोटेंशियल सरफेस, दूसरी इक्वी पोटेंशियल सरफेस और तीसरी इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तीनों की तीनों का पोटेंशियल देखो, बी, बी में से कुछ गया डीवी, बी में से कुछ और गया डीवी, तो मैं ये मान सकता हूं कि चार्ज कहीं यहां रखा होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। जैसे जैसे दूर होता जा रहा हूं वो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस कमजोर होती जा रही है, मतलब अपना पोटेंशियल कम दिखा रही है, ठीक है। सेम ऐसे ही रख सकते हैं इसको,
अच्छा और भी। अब जरा इसको देखो आप, ये क्या है? ये एक चार्ज है और ये एक चार्ज है। ये कैसे चार्ज है? एक है प्लस का क्यू, एक है माइनस का क्यू। ठीक। ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, याद करो बताई थी, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के नाम से। अब आप इस चीज को देखो और समझो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैं आपकी बना रहा हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस को समझा सकती है। हाँ, जितना दूर जाएगा उतना उसका दायरा कम होगा। एक और चीज देखो, ये जो पॉजिटिव और ये जो नेगेटिव बनाया मैंने, इसमें आप एक चीज को समझना, पॉजिटिव से भी वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनेगी, ठीक है, नेगेटिव से भी, दोनों से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाने की कोशिश करूंगा मैं, देखना कैसे। कलर चेंज कर रहा हूं मैं, इसके बाद टाइम दूंगा बेटा, फिर बातें करते हैं। ये देखो, ये इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसकी क्या लग रहा है? ये लग रहा है कि जैसे प्लस का चार्ज माइनस के चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगर दोनों पॉजिटिव होते तो दूर भेजती, तो कैसी होती इक्विपोटेंशियल सरफेस? नहीं, अलग ही बनाना पड़ेगा। देखना जरा इसको, एक चार्ज, दूसरा चार्ज, अब दोनों सेम चार्जेस हैं, दोनों नेगेटिव है, तो दोनों रिपेल करेंगे, दोनों रिपेल करेंगे तो कुछ ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। ठीक है। अब इसके लिए फील्ड लाइंस के लिए इस तरीके से सरफेस बनेगी, ये दूर हो रही है, ये दूर हो रही है। ठीक है, लेकिन मैं आपसे पूछूं क्या बीच में भी कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी? हाँ, उस वाले में, उसमें भी ऐसी, नहीं ऐसी नहीं, ऐसी। इसको चेक करने के लिए हम एक बार एनसीईआरटी को खोल के देखते हैं और फिर देखेंगे कि क्या है। पक्का कर लेते हैं अपन सही भी पढ़ा रहे हैं गलत पढ़ा रहे हैं। ये देखो, ये बना के नहीं दिखाया इसने, इसको कवर पूरा नहीं करा। ठीक है, अट्रैक्शन की वजह से नालायक है एनसीईआरटी तो कुछ नहीं दिखा, अट्रैक्शन की वजह से ये इस तरीके से ऐसी हो जाएगी। ठीक है, और रिपल्शन की वजह से यहाँ पर दबाव आएगा, ये वही इंफिनिटी से आने वाली पैरेलल, बहुत दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी होगी। और पॉइंट चार्ज की ये रही। अब एक चीज और लिख लो यहाँ पर, ये ये रही। देखो, एक चीज और लिख लो बेटा यहाँ पे, ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
और इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होती है। देखो ये पॉइंट बना लो, इक्वी पोटेंशियल surfaces perpendicular to electric field lines। ठीक, अरे अब देखो यहाँ पे, अब एक एक करके हम पॉइंट पढ़ते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है। फॉर अ गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, locus of all points having the same potential is called equipotenशियल surface। locus का मतलब होता है वो पॉइंट जो मिलकर लोकेशन बनाते हैं, ठीक है। जैसे ये पॉइंट, ये लोकस है और ये बनी तुम्हारी वो लोकेशन जिसे आप इक्विपोटेंशियल सरफेस कह रहे हो। किसी गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लोकस जो होता है सभी पॉइंट्स का जिनमें पोटेंशियल सबका सेम आ रहा हो उसे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काटती नहीं थी, वरना हर पॉइंट पर दो अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस काटेगी तो उसी पॉइंट पर दो दो पोटेंशियल की वैल्यू होगी, जो कि पॉसिबल नहीं। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर ये ऐसे मिली, बताया था ये सब लोकस थे और जब ये मिली तो बन गई पूरी की पूरी लोकेशन, यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर होती है। इफ अ चार्ज इज मूव, अगर कोई चार्ज मूव कर रहा हो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेस, देन वर्क डन इज जीरो, वहां पर कोई वर्क डन नहीं होता। शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, नीचे दे रखी है। अब इस शेप को देखो, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस आर पैरेलल लाइन। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पैरेलल होगी, नॉन यूनिफॉर्म है तो पैरेलल नहीं होगी। फॉर अ पॉइंट चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर स्फेरिकल। फॉर अ लाइन डिस्ट्रीब्यूशन, पूरी एक लाइन हो, एक ऐसे लाइन हो तो उससे सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्यों नहीं काट सकती, देखो एक मैंने लाल कलर की बनाई, एक ब्लू कलर की, तो हर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में मुझे दो वैल्यू मिलेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। फिर मैंने यहाँ पे देखा ग्रीन कलर का पोटेंशियल, फिर ब्लू वाले में V प्लस डीवी और पिंक वाले में पता नहीं पिंक के पीछे कौन सा कलर है, V प्लस 2 डीवी। तो ये जिस तरीके से चेंज हो रही है वो क्या है, वो पोटेंशियल में चेंज आ रहा है, और वो जो बीच में दिखाई दी गई है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं इस चीज को समझाऊं, ये आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एक, दो, तीन, तीनों इक्विपोटेंशियल सरफेस, तीनों इक्विपोटेंशियल सरफेस में इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3 को ऐसे पेनिट्रेट कर रही है, ऐसे, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, dz dz dz, ठीक है। तीनों सरफेसेस के बीच में dz 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 फर्क है, ठीक है। अच्छा, इस बात को समझो। अब यहां हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो है dv बाय, सॉरी, पोटेंशियल जो है वो है de बाय dz। बोलो, क्या ये एक्सप्रेशन हमने देखा था, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, पोटेंशियल से पीछे, ये रहा E इज इक्वल्स टू dv बाय dr। फिर मैंने गलत लिख दिया, E इज इक्वल्स टू dv बाय dr। E इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल डिवाइड बाय चेंज इन, ठीक है। अब dv कहां है, ये रहा। अब आप ये या तो इसको v बोल लो, तो इस वाली सरफेस को क्या बोलोगे, v प्लस dv। फिर इस वाली सरफेस को क्या बोलोगे, v प्लस 2 dv। तो तीनों में डिफरेंस किसका है, dv 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 dv। ये ग्रेजुअली इंक्रीज या ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, ग्रेडियंट।
यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट है, लेकिन पोटेंशियल या तो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है या पोटेंशियल ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट है। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, अब जरा यहां तक बात को समझो, मैं आपकी आवाज खोल रहा हूं, ध्यान दो बेटा, अब रिकॉर्डिंग में इस पे ध्यान दो। अगर दो ऐसे चार्जेस हैं, अपोजिट चार्जेस हैं, एक प्लस का एक माइनस का, दो ऐसे चार्जेस हैं जो अपोजिट चार्जेस है, एक प्लस का और एक माइनस का, तो उसकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऐसी होगी। ठीक है, लेकिन दो ऐसे चार्जेस हैं कि दोनों ही प्लस के हैं या दोनों ही माइनस के हैं, तो उनकी इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होगी? ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस। ये इक्वल और अपोजिट पॉइंट चार्जेस है, ये इक्वल और सेम पॉइंट चार्जेस। ठीक है, तो ये तो बात हुई इसकी। अब मैं एक चीज और पूछ लूं, एक बच्चा डाउट, बेटा इस गड़बड़ पे इसको गलत कंसेप्ट मत बना लेना कि ये चीज प्लस हो रही है माइनस हो रही है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, मैं साइड से देख, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इक्विपोटेंशियल सरफेस में इनकी पोटेंशियल की वैल्यू है v, v प्लस dv, v प्लस 2dv, v प्लस 3dv। अब ये कह रही है कि भैया आप तो ऐड कर रहे हो, और जबकि हम जब बात करते हैं तो यहाँ तो पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, तभी तो डिफरेंस आएगा। डिफरेंस तो इन दोनों का पूछा है मैंने, इन दोनों का पूछा है और इन दोनों का। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस पूछूं तो वो आएगा dv, इन दोनों का पूछूं तो भी आएगा dv। इन दोनों क्या लिख रहा हूं मैं, दोनों में डेल्टा लिख दिया, इसको भी गलती से डेल्टा लिख दिया। ठीक है, अब बता गायत्री, हाँ भैया। सारी सरफेसेस के बीच में, अब समझ में आया? हाँ भैया समझ गई। हाँ, तो ये मत सोचो कि माइनस होगा प्लस होगा, ये सोचो कि उनके बीच का डिफरेंस कितना है, इसके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस सेम है। आ जाओ, वर्क डन वाली बात बता दी थी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब जो बतानी एग्जाम्पल कहां गया हूं, इस एग्जाम्पल पे काम करना है। ये एग्जाम्पल कह रहा है भैया हमने पोटेंशियल एनर्जी आपको बता दी, पोटेंशियल एनर्जी लगती है किसी दो चार्जेस के बीच में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो जो दो चार्जेस आपने लिए हैं उन पे बाहर से भी पोटेंशियल लग रहा हो तो क्या हो? आ जाओ, पहले मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे करके दिखाओ, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं करूंगा। पहले क्वेश्चन समझो सारे बच्चे, क्या ये क्वेश्चन समझ आ रहा है कि ये दो चार्जेस, एक है Q1, एक है Q2। ठीक है, इन दोनों की पोजीशन दी है 0 0 -9, 0 0 +9। कोई बच्चा बताएगा दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 18। 18। मजाक वाली बात है ना, -9 से +9 तक। भाई -9 से 0 तक आया 9, 0 से +9 तक आया 9, टोटल कितना हो गया? 18। ठीक, ठीक है, यस सर। चलो ये तो 18 हो गया एक चीज। दूसरी चीज, अब वो क्या है, आप पता लगाओ u कितना होगा, तो आप कहोगे भैया k q1 q2 अपॉन में r², कोई दिक्कत? k q1 q2 अपॉन में r है, q1 q2 अगर मैं आपको दे दूं, ऐसे ही दे रहा हूं, 10⁻⁸ कूलम, 10⁻⁷ कूलम, जाओ कर लो, हो जाएगा। हाँ। अब इससे तो आपकी एनर्जी आ गई, लेकिन अगर यहाँ पे परमानेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही हो, बात को समझेंगे सारे, परमानेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही हो, यहां पर अगर एक परमानेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से लग रही हो तो क्या करोगे? तो क्या दोनों चार्जेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का रंग बदल देते? परमानेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, तो क्या अब दोनों चार्जेस पे, सब बच्चे बताएंगे,
क्या दोनों चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगा के एनर्जी पैदा करेंगे? बिल्कुल करेंगे, लेकिन बाहर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाहर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी उन पे अलग अलग करके, ये इस पे और ये इस पे फोर्स लगाएगी, और फोर्स लगाएगी तो वर्क डन होगा, वर्क डन होगा तो फिर एनर्जी तो इससे भी बनेगी। अब मैं यहां कह रहा हूं, यहां तीन तरीके की एनर्जी बनेगी। एक बनेगी U1, U1 क्या होगी? Q1 की एनर्जी। एक बनेगी U2, U2 क्या होगी? Q2 की एनर्जी। और एक होगी U12, ये क्या होगी? Q1 और Q2 दोनों की एनर्जी। अगर बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, अब मेरी बात सुनो, ये दो बच्चे हैं, दोनों लड़ाई कर रहे हैं। अब लड़ाई कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच की एनर्जी है, लेकिन बाहर से भी इन पे दबाव आ रहा है, ठीक है? दो बच्चे लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन बाहर भी 10 बच्चे हैं, वो मजे ले रहे हैं। आगे कोई इसकी झापड़ मार जाता है, कभी कोई इसकी झापड़ मार जाता है, तो ये खुद भी लड़ाई कर रहे हैं, अपनी एनर्जी यहाँ बर्बाद कर रहे हैं, और जो इनको मार रहे हैं उस पर भी इनकी एनर्जी वेस्ट जा रही है, तो वो एक्सटर्नल फील्ड है। अब अगर मैं आपको कहूं कि U1 निकालो, तो आप कहोगे भैया कैसे निकाले? ये तो एक तरीके का वर्क डन है। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक? अब इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज अगर आपको दिए हो, डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हो, तो क्या आपके पास U1 आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड तो E है, यहां Q1 आएगा। U2 के लिए क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज 2 और डिस्प्लेसमेंट S। U12 के लिए क्या आएगा? K Q1 Q2 अपॉन में R। वो R क्या है? वो तो दोनों के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, लेकिन Q1 और Q2 से जो U1 और U2 बने हैं वो क्या है? वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज, जो बनती है फोर्स मल्टीप्लाई में एक डिस्टेंस। बोलो, बात समझ में आई बच्चों? हाँ भैया। अगर ये वाली बात आपके समझ में आ गई है तो आप इसी के बिहाफ पर, इसको देखते हुए क्वेश्चन करोगे। एग्जाम्पल नंबर 2.5 मैं क्वेश्चन खोल के दे रहा हूं आपको, आप पहले उसको रीड करो कि आपके समझ में आता है क्वेश्चन। वो कह रहा है डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस। एक है 7 माइक्रोकूलम का और एक है -2 माइक्रोकूलम का, एंड विद नो एक्सटर्नल फील्ड। अभी कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, फिर तो सिंपल है, क्या लगाओगे? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R कितना है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा पार्ट भी समझने वाला है, मैंने आपको नहीं बताया था अपने उसमें एग्जांपल में। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट दीज टू चार्जेस इनफाइनाइटली अवे। अभी कितनी इनमें एनर्जी लग रही है? मान लो इनमें भी एनर्जी लग रही है 5। इनको बहुत दूर भेजने के लिए कितनी लगेगी? बहुत दूर भेजने के बाद इनमें एनर्जी हो जाएगी 0। तो 0 है इसकी फाइनल एनर्जी, और अभी कितनी है? 5। तो 0 बाय 5, खत्म। आ जाओ एक बार देखते हैं, मैंने शायद इसको सॉल्व किया होगा। 5 ही निकालिए, गलत है 5 तो, वैसे ऐसे ही बोल दिया होगा मैंने कि 5 निकाल लो। 5 जूल आई हमारा। जब आप इसको इन्फिनिटी पे भेज दोगे, इनिशियल एनर्जी तो इसकी 5 जूल हो गई। जब आप इसको इन्फिनिटी पे बोलोगे तो फाइनल एनर्जी क्या होगी बेटा इसकी? अगर दो चार्जेस इनफाइनाइटली सेपरेट है तो इसका मतलब उनके बीच में कोई एनर्जी नहीं है, 0। फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो कितना आएगा? चेंज इन एनर्जी -5। कितनी आएगी? -5। बोलो। तो 5 जूल एनर्जी वाले सिस्टम को सेपरेट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? -5, इनफाइनाइटली अवे। ठीक है बेटा? अब दूसरा पार्ट क्या कहता है? ठीक है, अब दूसरा पार्ट क्या कहता है? सपोज दैट द सिस्टम ऑफ चार्जेस इज नाउ प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड। अब एक बाहर फील्ड लगाई गई है, और मान लो उस सिस्टम, उसके बीच में आपने ये दोनों सिस्टम ऑफ चार्जेस को रखा, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्सटर्नल फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्वेश्चन ने आपको दे दी, A 1/r²। ए कोई चीज है? नहीं। ए इसी का खुद का बनाया हुआ कांस्टेंट है, ठीक है। आर कितना है? 10 15 20 25 जो भी होगा, नहीं, आर होगा अब वो जो दोनों Q1 और Q2 से सेम डिस्टेंस पे ले रहा हूं मैं, ओरिजिन बीच में ले लेता हूं, ठीक है। वहां से 9 सेंटीमीटर एक है, 9 सेंटीमीटर एक है, तो आर मैं दोनों के लिए 9 सेंटीमीटर ले लूंगा। कितना ले लूंगा? 9 सेंटीमीटर।
9 सेंटीमीटर, और ये आपका ए दिया हुआ है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू ए 1/r²। चलो अब U1 कितना होगा, पोटेंशियल इंटू चार Q1, पोटेंशियल इंटू Q1 बोल लो, या जो मैंने पीछे फॉर्मूला बताया था वर्क डन से निकाल लो। वर्क डन को लिख दो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, उस फोर्स को लिख दो QE, ऐसे कर लो जैसे आपका मन करे। अब भी देखो वही आया ना, QER, और जो पहले करा था उसमें भी QER आया था, देखो आया था। ठीक है बच्चों, तो यहां से Yes, U1 sir. U2, U1 आ जाएगा, U1 आएगा EQ1R, U2 आएगा EQ2R, दोनों में R है 9 सेंटीमीटर, Q1 Q2 दोनों के दे रखे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की बाहर से एक्सटर्नल जो लग रही है वो कितनी है, A/r²। इसको समझ नहीं आया बोलो, बोलो बच्चों, सबको आ गया। हाँ भैया, यहाँ पे अब भी नेट आर डिस्टेंस है, ये हम उस पॉइंट से ले रहे हैं जहां से हम इसको देख रहे हैं। R वो डिस्टेंस है जो दोनों, जहां से दोनों बराबर डिस्टेंस पे Q1 और Q2, और नेट एनर्जी कितनी आएगी, U1 प्लस U2 प्लस U12। ठीक है, हाँ भैया। बाकी बच्चों ठीक है। Yes, sir. चलें आगे, आ जाओ। अब इसके बाद बारी आती है टॉर्क की। पहले तो आप ये समझ लो टॉर्क होता क्या है, मैंने टॉर्क आपको पहले ही बताया था, याद करो जब बोर्ड वाली क्लास ली थी। फोर्स इंटू टॉर्क का मतलब होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है बेटा, माइक बंद रखो अपना, जो भी बच्चा है। ये है आपका एक डाइपोल, -Q से +Q। ठीक है, ये डाइपोल जो है वो इस तरफ और इस तरफ शिफ्ट होता है। ठीक, क्यों शिफ्ट होता है, ये +Q इस तरफ क्यों आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव चीज इसको अट्रैक्ट कर रही है। ये -Q इस तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि इसको पॉजिटिव चीज अट्रैक्ट कर रही है। अट्रैक्शन का मतलब क्या है यहाँ पर, फोर्स। अट्रैक्शन का मतलब यहाँ पर क्या है, फोर्स। अब आप सब बच्चे ध्यान देंगे, ये जो ब्लू कलर से मैंने फोर्स बनाई है, ये F नेगेटिव वाली और F पॉजिटिव वाली, दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को काट देंगे। तो यहां पर नेट फोर्स कितनी आई, लिखा नहीं यहाँ पे, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू F पॉजिटिव प्लस F नेगेटिव इज इक्वल्स टू 0। नेट फोर्स यहाँ पे 0 आ रही है, क्योंकि पॉजिटिव का फोर्स बनेगा QE और नेगेटिव का फोर्स बनेगा -QE, और आंसर क्या आएगा आपका 0। यहां पर कोई फोर्स नहीं लग रही, नेट फोर्स, लेकिन ये चीज ऐसे घूम रही है, तो यहां पर टॉर्क तो लग रहा है। क्या लग रहा है, ये चीज घूम के इधर जा रही है और ये चीज घूम के इधर आ रही है, तो यहाँ पे टॉर्क लग रहा है, और टॉर्क लगने के बाद ये अपने आप को अलाइन कर लेता है ऐसे। पहले कैसे था, ऐसे, अब कैसे है, ऐसे, और एंगल कितना है इनके बीच में, थीटा। ठीक, अच्छा, अब मैं कह रहा हूं टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टॉर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आ जाओ, फोर्स क्या है, QE, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 2a sin थीटा। नहीं आता तो मैं यहां बता देता हूं आपको। ये आपका डाइपोल है जिसकी लेंथ है 2a। ठीक है, ये उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये उसका बेस। ठीक है, इस ट्राइंगल के अंदर अगर मैं साइन थीटा लगाऊं तो साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आया, 2a sin थीटा। आई बात समझ में, 2a sin थीटा। अच्छा, अब ये तो 2a sin थीटा आ गया आपका। इस 2a sin थीटा को मल्टीप्लाई कर दो फोर्स के साथ। मुझे क्या क्या चीजें लग रही है जो काम की है, Q इंटू 2a, Q इंटू 2a क्या बनेगा आपका, डाइपोल मोमेंट। ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है आपका डाइपोल मोमेंट, और ये है आपका साइन थीटा। ये बन गया आपका P, ये बन गया साइन थीटा, ये E। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू EP साइन थीटा। ये नॉर्मल वेक्टर कहां से आया, आपको ध्यान रखना है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर I का हुआ, ये J का हुआ, तो ये उस दोनों से नॉर्मल होगा। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में हम ये यूज करते थे, तो ये होगा आपका K। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू E क्रॉस P बना, ये नीचे लिख भी रखा है।
ये बात समझ में आई सब बच्चों को? बोलो। Yes, Yes, sir. हाँ दे दिया। आसान है। Yes, sir. हम्म तो यहाँ पे हमने बात कर ली आपसे टॉर्क की। अब बारी आती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। मैंने अभी आपको बताया था पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन होता है। वर्क डन क्या होता है? टॉर्क इनटू चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वही निकाल लिया। देखो पोटेंशियल एनर्जी को हमने लिख दिया यू। यू होता है वर्क डन। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या आप फोर्स को लिख सकते हो टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि डेल्टा थीटा। टॉर्क इनटू डेल्टा थीटा। अभी तो आपने पीछे निकाला टॉर्क का मतलब पी साइन थीटा, लिख दिया यहाँ पे पी साइन थीटा। पी को ले लिया बाहर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा? माइनस कॉस थीटा। अब चाहो तो आप इस पे लिमिट लगा सकते हो। वैसे तो वर्क डन आ गया माइनस पी कॉस थीटा। अगर लिमिट लगाऊं मैं थीटा 1 से थीटा 2 तक, देखो एक तो आपकी ये एनर्जी आ गई। अगर मैं इस पे लिमिट लगाऊं u इज इक्वल्स टू पीई कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 तक, तो क्या बनेगा? पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, माइनस भी बाहर था तो u निकल कर आएगा आपका पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से दोनों डेरिवेशंस को समझो। बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखना, जरा उल्टी बना दी है। इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, ये देखो। अब ठीक है।